हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक ओवरव्यू लिया हुआ था कि कंप्यूटेशन कैसे होता है टोटल इनकम का। उसमें सबसे पहला जो स्टेप था बेटा आपका, वो क्या था? रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने का। मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ था, थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस हम क्यों चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स जो लगेगा बेटा वो इंडिया में लगेगा। तो पहले ये तो डिसाइड हो जाए कि जिस पर्सन पे हम इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं वो इंडिया का है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जब हम इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करेंगे तो पहले तो ये तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि वेदर वो द पर्सन इज़ इंडियन और नॉट। तो हम यहाँ पे वो पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी पर्सन की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेसिडेंशियल स्टेटस चेक की जाती है। यानी कि ये पता लगाया जाता है कि वो प्रीवियस ईयर में जिस भी ईयर का इनकम हम कंप्यूट करने वाले हैं, टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं, वो उस ईयर में इंडियन था या नहीं, या फिर वो इंडिया में था या नहीं। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस refers to an individual or a company's legal status concerning their place of residence और principal establishment, कि कहाँ पे उसका place of residence है और principal establishment है। यही पता लगाना है आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा? ये पता लग पाएगा कि आपका टैक्स लायबिलिटी कितने एक्सटेंट तक आएगा। ठीक है, क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे, क्योंकि रेसिडेंट को अलग बेनिफिट मिलता है, नॉन रेसिडेंट को वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। क्या क्या आपके पास में लीगल राइट्स रहेंगे? बहुत सारे लीगल राइट्स ऐसे हैं जो नॉन रेसिडेंट को मिलते हैं, रेसिडेंट को नहीं मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल पाएंगी। ठीक है, दूसरा, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कैसे डिटरमाइन होता है, कौन कौन से फैक्टर उसके पीछे काम करते हैं। देखो, बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। सबसे पहला तो आपका फिजिकल प्रेजेंस, कि आप फिजिकली कहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो मुझे माना जाएगा कि मैं इंडिया का पर्सन हूँ, मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ। ठीक है, फिर पर्पस ऑफ स्टे, अगर मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, घूमने आया हूँ, ठीक है, तो ये भी पर्पस देखा जाएगा कि क्या पर्पस है। इंटेंशन टू स्टेब्लिश अ परमानेंट होम, और अगर मैं यहाँ पे अपना एक परमानेंट होम स्टेब्लिश कर रहा हूँ तो उसका क्या पर्पस है। वेदर मैं यहाँ रह करके इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के पर्पस से ये परमानेंट होम बना रहा हूँ, या मैं एक फार्म हाउस जैसा, मतलब कि घूमने आए हम इंडिया, कभी कभी आ गए तो हमने यहाँ पे सिर्फ रहना है इस होम पे, परमानेंट होम पे, तो इसलिए बनाया है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका इंटेंशन क्या है एक परमानेंट होम बनाने का। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं एक रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए, चेक करने के लिए। तो कई सारे फैक्टर्स दिए गए हैं, बट जो सिंपल सा है, जो बेसिक सा है, वो वाला हम लोग देखेंगे। बाकी ये सारे फैक्टर्स जो हैं, फिजिकल प्रेजेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट चेक किया जाता है। उसके बाद ये सारे फैक्टर आपका तब चेक करते हैं जब इस वाले पॉइंट से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डीप की चीज़ें हैं, उतना आपको नहीं समझना है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखेंगे तो बेटा देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 6। क्लियर? सेक्शन 6 का 1, उसमें आपको बताया गया है कि जो इंडिविजुअल है, यानी कि हम और आप, ह्यूमन बींग्स, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक होता है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फिर उसके बाद था रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, या तीसरा केस क्या होगा आपका, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कहाँ पे चेक करते हैं? सेक्शन 6 में चेक करते हैं। तो इंडिविजुअल को का और एचयूएफ का जो रूल लगता है वो दोनों का सेम होता है, बट उसके बाद जब फर्म का, एओपी का, लोकल अथॉरिटीज़ का, और जो कंपनीज़ या उससे मिलती जुलती और ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो रूल लगेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ में क्या क्या केस आएंगे बेटा? देखो, दो ही केस आएगा, या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। या तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, इंडिया का पर्सन हो जाएगा, या तो नॉन रेसिडेंट होगा। वही दो केस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो रेसिडेंट होगी या तो नॉन रेसिडेंट होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इंडिविजुअल के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है तो उसमें दो केस और आ सकता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे और आपके जैसे लोग, मतलब जो इंडिया में ही रहते हैं,
इंडिया में ही सारी इकोनॉमी की एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब बचपन हमारा यहीं बीता है, अभी भी हम लोग यहीं रह रहे हैं। तो इन सारे केसेस में हम क्या बोल देंगे, रेसिडेंट एट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब नॉर्मली हम यहीं पे ही पाए जाएंगे। आप इंडिया में ही देख लीजिए तो मैं यहीं पे आपको मिलूंगा, नॉर्मली आपको यहीं पे वो मिल जाएंगे। बट इसको भी जस्टिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए आपके कुछ कंडीशन बताए गए हैं, वो हम लोग चेक करेंगे। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, ये लोग सर ऑर्डिनरी नहीं है, ये लोग कभी कभी यहाँ पे इंडिया में मिलेंगे, और अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो गए तो वो उस ईयर में इंडियन माने जाएंगे। अदरवाइज वो कभी किसी फॉरेन कंट्री के हैं, जहाँ के भी हैं, या फिर किसी दूसरे फॉरेन कंट्री के रेसिडेंट हो जाएंगे, मतलब जो कभी कभी होते हैं। अच्छा, जिस ईयर में वो रेसिडेंट हो गए, ठीक है, जिस ईयर में वो रेसिडेंट हो गए, फिर उस ईयर की इनकम का जो कैलकुलेशन है या जो टैक्स लगने का प्रोसेस है, वो थोड़ा सा फिर रेसिडेंट वाला लगने लगेगा, नॉन रेसिडेंट वाला नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा बात, एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है डीम रेसिडेंट। ये क्या होता है इंडिविजुअल केस में, मैं आपको अभी आगे डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए कुछ और बातें मैं आपको बता दूं कि नॉन रेसिडेंट का तो आपके दिमाग में आ सकता है पर्सन, जैसे कि जो पर्सन नॉन रेसिडेंट है, भाई जब वो इंडिया का है ही नहीं तो उस पर इंडिया का इनकम टैक्स का रूल क्यों लगेगा, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मान लो ये स्टीव स्मिथ है, यहाँ पे वो क्या आया, आईपीएल खेलने, क्योंकि इस बार तो वो आया नहीं थे, ठीक है, वो आ गए आईपीएल खेलने, मान लेते हैं 2022 में वो आए होंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो जब इंडिया आए, यहाँ पे आईपीएल खेले, तो इंडिया से वो भारी भरकम पैसा जीत के गए, भारी भरकम पैसा कमा के गए, यहाँ से बहुत सारा इनकम लगा लेके गए। तो हुआ क्या, इंडियन गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या लगाया, बोला कि भैया आप जो है नॉन रेसिडेंट है, मुझे मालूम है यहाँ के आप पर्सन नहीं हैं, बट फिर भी आपको जो ये इनकम हो रही है वो इंडिया से हो रही है, तो उस पर आपके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन पर्सन नॉन रेसिडेंट है, तो उस पर भी टैक्स लगता है, बट उन सारे इनकम पे जो कि सिर्फ इंडिया से उन्होंने अर्न किया है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बारे में। और रेसिडेंट में जो हमने यहाँ पे दो केस देखा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो नॉर्मली मतलब अक्सर यहीं पे मिला जाएगा, दूसरा केस क्या हो गया जो कि कभी कभी आपको मिलेगा। बट देखो ऐसा मैं देख करके नहीं बोलूंगा कि हाँ तुम यहाँ पे अक्सर दिख जाते हो तो इसलिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नहीं दिखते हो इसलिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये मैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो बताए गए हैं, जो कंडीशन बताए गए हैं लॉ में, उसके बेसिस पे ये बोलूंगा। बट जनरली आप इसको ऐसा जनरल लैंग्वेज में समझने के लिए ये बोल सकते हो, बट जो टर्म्स एंड कंडीशन आप देखोगे उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल का जब हम लोग चेक कर लेंगे तो क्या क्या मिलेगा, इंडिविजुअल में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट मिलेगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मिलेगा, फिर तीसरा जो सिचुएशन रहेगा वो नॉन रेसिडेंट का रहेगा, ठीक है। तो आ जाइए क्या क्या कंडीशन है जो हमें फुलफिल करने हैं। तो सेक्शन 6 में बताया गया है सबसे पहले कि एक बेसिक कंडीशन है, दो बेसिक कंडीशन है, उसमें से कोई सा भी अगर आप एक फुलफिल कर देते हैं तो आपको हम क्या बोल देंगे, आपको हम बोल देंगे यहाँ का रेसिडेंट, ठीक है, हम यहाँ का आपको रेसिडेंट बोल देंगे। तो वो बेसिक कंडीशन क्या है, जो दो बेसिक कंडीशन है उन दोनों में से कोई एक भी फुलफिल हो गया तो हम आपको यहाँ का क्या बोल देंगे, हम आपको यहाँ का बोल देंगे रेसिडेंट। तो सबसे पहला जो बेसिक कंडीशन है, ही मस्ट प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। तो ये आपको याद रखना है कि कम से कम मेरा 182 डेज होना चाहिए इंडिया में, तो मैं यहाँ का रेसिडेंट मानना जाऊँगा, ठीक है। अगर आप हमें और आपको खुद को देख लीजिए जो इंडिया में रह रहे हैं, तो क्या हम पिछले साल में जो भी हमारा प्रीवियस ईयर है जिसमें हम लोगों को टैक्स पे करना है, जिस ईयर का हमारे ऊपर टैक्स लगने वाला है, उसका उस ईयर में 182 डेज हम एटलीस्ट थे या नहीं थे। तो अगर आंसर आपका यस है तो बहुत बढ़िया बात, आप यहाँ के रेसिडेंट हैं। अगर नो है तो हम दूसरा वाला कंडीशन भी चेक करेंगे, क्या उसकी वजह से तो कहीं नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो समझ में आ गई कि 182 डेज या उससे ज़्यादा आपको रहना है। अच्छा, मैं आपको कुछ और बात यहाँ पे बता दूँ कि कुछ आगे वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे, प्रीवियस ईयर और एक होता था असेसमेंट ईयर। मुझे लगता है कि आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो भी हम लोग देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब कि वो, इसको हम असेसमेंट सॉरी फिनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। ये वो ईयर है जिसमें हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, और असेसमेंट ईयर जस्ट उसके बाद का ईयर होता है,
ठीक है। उसके बाद के जो ईयर या ईयर्स होंगे, मतलब आगे भी कई साल जो होंगे, वो उसमें भी असेसमेंट हो सकता है आपके प्रीवियस ईयर का। मैं भी बताऊंगा मैंने क्या बोला एग्जांपल से, तो समझ में आएगा। तो उन प्रीवियस ईयर के आगे के जितने भी ईयर होंगे उन सबको हम क्या बोल देंगे, असेसमेंट ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, मैंने जो है 2020 2021 में, 20 और 21 का मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक जो है मेरा ये अकाउंटिंग ईयर चला है। ठीक है, ये अकाउंटिंग ईयर चला है। तो अब इसके बाद यानी कि जस्ट नेक्स्ट ईयर में हम यहाँ पे अपने इनकम को कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे और उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आने वाले जितने भी ईयर होंगे, सबसे पहले तो जो आपका असेसमेंट ईयर होगा वो कौन सा होगा, 21 22 होगा। क्लियर है। और हो सकता है कि कुछ असेसमेंट में प्रॉब्लम आ गई, कोर्ट में चला गया केस, तो हो सकता है कि इसका असेसमेंट आगे भी बढ़ जाए 22 23। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं असेसमेंट ईयर तो बीत गया, 21 22 ही खत्म हो गया, तो अब बाकी असेसमेंट नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट चाहे तो आपका ईयर जो है कई साल तक असेसमेंट कर सकती है। मैक्सिमम 8 ईयर तक वो बोलते हैं कि आपको रिकॉर्ड रखना है, तो 8 ईयर में वो कभी भी मांग सकते हैं। तो आने वाले जितने भी ईयर है उसमें आपका असेसमेंट ईयर किया जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की मुझे लगता है कि मैंने आपको एकदम अच्छे से डिटेल में चीज़ें को बता दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। पहला बेसिक कंडीशन हमने क्या देखा कि कम से कम आपका 182 डेज होना चाहिए इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस ईयर का इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर में हमें 182 डेज रहना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है वो आपको हर साल चेक करना पड़ेगा। जिस ईयर का आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है, कंप्यूटेशन आप करने वाले हो, जिस ईयर में कैलकुलेट करने वाले हो आपका इनकम, उस हर ईयर में आपको आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा, यानी कि हर बार आपको काउंट करना पड़ेगा कि वो आप 182 डेज थे या नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे पॉइंट क्या दिख रहा है, ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज। पहला बेसिक कंडीशन क्या था कि 182 डेज हो। अगर 182 डेज नहीं है, उससे कम है, तो भी यहाँ वाले लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ का रेसिडेंट बना के ही छोड़ेंगे। अगर आप कम से कम 60 डेज भी हो तो भी आपको यहाँ का रेसिडेंट माना जाएगा, सब्जेक्ट टू कि एक और पॉइंट है जिसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 60 डेज या उससे ज़्यादा रहते हो प्रीवियस ईयर में, 60 डेज या उससे ज़्यादा रहते हो प्रीवियस ईयर में, या 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जिस प्रीवियस ईयर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें तो आपको 60 या उससे ज़्यादा रहना है, और ये जो 365 वाली बात है उसके प्रीवियस मतलब इमीडिएट ये जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उसके पहले के प्रीवियस ईयर्स में आपका 365 होना चाहिए, 365 प्लस होना चाहिए। और ये पिछला हम लोग कब चेक करेंगे, 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आपको 182 डेज रहना है या उससे ज़्यादा, तो आप बोल दिए जाओगे कि यहाँ का रेसिडेंट हो। अगर 182 डेज नहीं हो, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन आप चेक कर लो। दूसरा कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 60 डेज आप रहो। ठीक है, कम से कम 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहो, और प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 4 सालों में अगर आपने 365 डेज भी यहाँ पे रह लिया तो ये मान लिया जाएगा कि आप यहाँ के रेसिडेंट हो। क्लियर है, मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? क्लियर। अब हम लोग देखेंगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एडिशनल कंडीशन का मतलब है कि अगर ये दो कंडीशन वो फुलफिल कर लेता है तो ROR कंसिडर किया जाएगा, यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि हमेशा वाला, हम और आप जैसे। अगर नहीं फुलफिल करता है तो इसको RNOR बोला जाएगा, यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो वो क्या कंडीशन है, 2 बेसिक कंडीशन। यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करना होगा। ऊपर वाले में हम लोगों ने जो बेसिक कंडीशन यहाँ पे देखा था, अगर दोनों में से कोई एक भी हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, उसको रेसिडेंट बोल देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था 182 डेज और मोर, दूसरा क्या था 60 डेज एंड मोर प्लस इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपको 365 डेज या उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके 2 बेसिक कंडीशन थे जिसकी वजह से आपका पता लगता था कि आप रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अगर कोई पर्सन 181 डेज रहा या उससे कम रहा, ठीक है, तो वो नॉन रेसिडेंट बोला जाएगा।
दूसरा वाला अगर कंडीशन हम चेक करें, ठीक है, पहले वाले कंडीशन के हिसाब से तो ये होगा, अब मान लो 181 डेज से कम है, पहली बार वो इंडिया आया, ठीक है, पहली बार वो जीवन में इंडिया आया और 181 डेज या उससे कम था, तो हम लोग उसको बेटा तुरंत क्या बोल देंगे, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, पहली बार जीवन में वो इंडिया आया और 181 डेज से कम था, तो हम उसको क्या बोल देंगे, नॉन रेसिडेंट। और मान लो वो कभी कभार आता रहता है बीच बीच में, और उस केस में, दूसरे वाले केस में हम कब नॉन रेसिडेंट बोलेंगे, सर 59, ठीक है, 59 डेज या उससे कम था, प्लस उसका प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 4 साल में हमने जब कैलकुलेट किया तो 364 डेज या उससे कम डेज था, तो उस केस में हम बेटा उसको क्या बोल देंगे, रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट बोल देंगे। क्लियर? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कोई पर्सन 60 डेज से कम है इंडिया में, तो उसको तो तुरंत नॉन रेसिडेंट बोल देना है। ठीक है, उसको तुरंत क्या बोल देना है, नॉन रेसिडेंट, क्योंकि 60 डेज इज द बेसिक, मतलब एकदम लीस्ट डेज है। ठीक है, 60 डेज अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप चेक करेंगे कि क्या 365 वाला भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं, तो ही जाके बोला जाएगा कि वो रेसिडेंट है। ठीक है, तो रेसिडेंट होने के बाद अगेन हमें चेक करना है कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, चलिए, तो ही इज अ रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, मतलब कि वो किसी 2 साल में रेसिडेंट रहा हो, यानी कि ये बेसिक कंडीशन किसी 2 साल में वो फुलफिल किया हो पिछले 10 सालों में। प्रीवियस ईयर को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 10 सालों में वो किसी 2 ईयर में, 2 ईयर्स में वो रेसिडेंट रहा हो। और दूसरा कंडीशन भी उसको फुलफिल करना होगा, यही नहीं कि एक ही कंडीशन फुलफिल हो गया, दोनों फुलफिल करना होगा। दूसरा वाला कंडीशन क्या है कि पिछले 7 साल में, यहाँ पे पिछले 7 साल का मतलब कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 7 साल में कम से कम वो 730 डेज रहा हो, कम से कम वो 730 डेज रहा हो। ऐसा नहीं कि 2 साल रह लिया तो उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल देंगे, नहीं, आपको टोटल 7 ईयर्स में मिला करके 730 डेज रहना होगा, मतलब जो कि एक लंबा पीरियड है, लंबा टाइम है। अगर आप इतने दिन रहते हो इंडिया में तो आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पे आपको ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी होगी। ठीक है, तब आप जाके रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोले जाओगे। तो अगर हम और आप अपना केस कंसिडर करें तो दोनों केस हमारे ऊपर फुलफिल हो रहा है, मतलब 2 ईयर्स से ज़्यादा, भाई 10 ईयर तक हम यहाँ के रेसिडेंट हैं, और दूसरा 730 डेज से भी ज़्यादा है पिछले 7 सालों में। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई एक भी फुलफिल हो जाएगा तो बात हो जाएगी। एडिशनल में आपको क्या करना होगा, दोनों आपको चेक करना होगा और दोनों फुलफिल होना चाहिए। मैं बार बार इन चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बेटा आपके दिमाग में बैठ जाए और ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए, एकदम मतलब आपको बस रिविज़न चाहिए होगा जब भी कोई आपका एग्ज़ाम पढ़े, नेट का, JRF का, एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, बस आपको एक बार देखना पड़े और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना ना पड़े, इसलिए बहुत बार मैं उस चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, हर तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ था दो बेटा मेरा हो गया, एक बेसिक कंडीशन और एक एडिशनल कंडीशन। अगर आप एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आप क्या कंसिडर किए जाओगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि सेटिस्फाई एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन, वो होना चाहिए, और बोथ एडिशनल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो ही आप क्या बोले जाओगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, मस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट 1 ऑफ द बेसिक कंडीशन, तभी वो इस लाइन में आएगा कि भैया चेक करना है कि ROR है या RNOR है। दूसरा, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हुई या कोई भी नहीं हुई, एक हो गई या कोई भी नहीं हुई, तो दोनों केस में आपको नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अगर आप बेसिक कंडीशन ही नहीं फुलफिल कर रहे हो, बेसिक कंडीशन ही नहीं फुलफिल कर रहे हो, तो तुरंत आपको क्या बोला जाएगा, नॉन रेसिडेंट बोला जाएगा। ROR वाली कंडीशन को, फिर एडिशनल कंडीशन को आपके ऊपर लगाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, और एडिशनल कंडीशन तो रेसिडेंट के ऊपर लगती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाली गई है, जहाँ पे जो सेकंड वाला पॉइंट है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि सिर्फ फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन ही आपको फुलफिल करनी है, तभी आप रेसिडेंट बोले जाओगे, यानी कि कम से कम आपको 182 डेज ही रहना पड़ेगा। वो कौन से 2 कंडीशन है बेटा, सबसे पहला देखो, बहुत
लॉजिकल बात मैं बोलूँगा, अगर कोई आदमी इंडिया के बाहर जा रहा है प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयमेंट के लिए या मेंबर बन के जा रहा है क्रू का ऑफ इंडियन शिप, जो शिप में अगर आप देखो तो कुछ लोग होते हैं हेल्पिंग होते हैं या फिर एडिशनल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बेटा क्रू मेंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्रू मेंबर बन के किसका इंडियन शिप का बाहर जा रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, तो उस केस में हमें 182 डेज वाला कंडीशन चेक करना पड़ेगा। सेकेंड वाला कंडीशन हम उस केस में चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। वेयर एन इंडियन सिटीजन, कोई अगर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों में डिफरेंस है बेटा। इंडियन ओरिजिन का मतलब हो गया कि या तो वो या तो उसके पेरेंट्स या तो उसके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में कहीं पे पैदा हुए हैं, ठीक है, इंडिया में कहीं पे पैदा हुए हैं, क्लियर। जैसे कि अगर आप देख लो अभी यूएस की जो कमला जी हैं, ठीक है, कमला हैरिस आई गेस नाम है उनका, ठीक है, तो वो इंडियन ओरिजिन मानी जाएंगी। क्यों मानी जाएंगी इंडियन ओरिजिन? क्योंकि या तो वो पैदा हुई होंगी इंडिया में या तो उनके पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए होंगे, ठीक है। तो वो आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानी जाएंगी। अगर वो इंडिया में आती हैं तो कम से कम उनको 182 डेज यहाँ पे बिताना होगा और रहना होगा, तब जाके वो यहाँ की रेसिडेंट मानी जाएंगी, क्लियर है। तो हु, अच्छा ठीक है, तो वेयर एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम टू विजिट, अच्छा यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी करने नहीं, घूमने फिरने आ रहे हैं, विजिट करने आ रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन इनकम, फॉरेन सोर्सेज, मतलब टोटल इनकम में से आप फॉरेन इनकम हटा दीजिए। तो कहना इससे कि यहाँ पे इंडियन इनकम की बात हो रही है, इंडिया से होने वाली इनकम, ठीक है। तो इंडिया से होने वाली इनकम जो है आपका 15 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब उससे कम ही होनी चाहिए, तो ही आपके ऊपर बेसिक कंडीशन ये पहला वाला लगेगा। सर अगर ये जो है अगर मान लेते 15 लाख से ऊपर हो गया तो देखो हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इंडिया से इनका कनेक्शन है, या तो इंडियन सिटीजन है या तो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, वो उनका कनेक्शन है और उनकी जो इंडियन इनकम है 15 लाख से कम है, 15 लाख से उनकी इनकम कम है। तो इंडिया वाले क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं कि नहीं तुमको कम से कम 182 डेज रहना पड़ेगा, तभी हम आपको यहाँ का रेसिडेंट मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। वहीं अगर सर इसकी इनकम 15 लाख प्लस हो जाती तो क्या होता, इंडिया वाले इसको अपना रेसिडेंट मान लेते। अगर आप यहाँ पे 60 की जगह बस कौन सी कंडीशन आ जाती, 120, यानी कि अगर आप 150 डेज हो और आपकी इनकम 15 लाख से कम है तो इंडिया वाले आपको रेसिडेंट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप 150 डेज रहते हो और आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है और आपने ये वाली कंडीशन भी फुलफिल कर दी, 365 डेज भी आप थे पिछले साल को छोड़ के उसके 4 सालों में, तो आपको यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ का रेसिडेंट आपको बोल देगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इस पॉइंट को भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। बेटा इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डीम्ड रेसिडेंट, ठीक है, डीम्ड रेसिडेंट। क्लियर है? आ जाइए यहाँ पे हम लोग अब चीज़ को देखने वाले हैं। यहाँ पे एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड द इंडिया एंड कम ऑन अ विजिट टू इंडिया, मतलब बाहर रहता है, इंडिया में आया है प्रीवियस ईयर में और उसकी इनकम क्या बेटा है, देखो यहाँ पे लिख रहा है एक्सीड कर रही है 15 लाख से, तो वहाँ पे जो 60 वाला डेज था उसकी जगह पे क्या हो गया, 120 हो गया। कि अगर आप 120 डेज 150 डेज भी रह लोगे ना तो हम आपको यहाँ का जो रेसिडेंट है वो मान लेंगे, ठीक है। तो 182 डेज तो आपको चेक करना ही है, वो तो सब केस में होगा, 50 से कम है ज़्यादा है, ठीक है। बट अगर मान लो 182 डेज से कम है, 150 डेज है जो कि 120 से ज़्यादा है, ठीक है, और 365 वाली कंडीशन भी आप फुलफिल कर लिए, तो इंडिया वाले तुरंत उसको अपना लेंगे, बोलेंगे बेटा आ जाओ तुम मेरे ही घर के लड़के हो, ठीक है ना। घर में बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि अगर लड़का या कोई भी पर्सन इनकम कमाता है, इनकम लेके आता है तो घर वाले उसको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे भी वही है। क्लियर? याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस तरीके से याद रख लो कि अगर हमारी इनकम 15 लाख से ऊपर हो जाएगी और हम 182 डेज से कम है, 150 डेज भी हैं, तो भी हमारे जो गवर्नमेंट है वो हमें अपना लेगी, हमें यहाँ का रेसिडेंट बोल देगी, ठीक है। लेकिन हाँ उसमें भी आपको ये कंडीशन चेक करना पड़ेगी, कम से कम आप 120 डेज और 365 डेज वाला जो कंडीशन है उसको क्वालिफाई करो। बस क्या हुआ देखो यहाँ पे 60 से बदल के हम क्या हो गए, 120 हो गए। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं कि कब हम उसको रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे, एक बार आप रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब डीम्ड रेसिडेंट के लिए क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे अगेन वो बात बोल रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है
इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ का बंदा है। हैविंग तो टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन इनकम, यानी कि इंडियन इनकम, इंडिया से होने वाली इनकम इसकी 15 लाख से ज़्यादा है। क्लियर। और तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, deemed to be the resident but not ordinary resident in India in that previous year if he is not liable to tax in any other country। मतलब अगर वो इंडियन सिटीजन है और किसी और कंट्री में उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है तो हम मान लेंगे बेटा कि आप मेरे घर के ही बच्चे हो, सब्जेक्ट टू कि आपका इनकम क्या होना चाहिए, 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। हम अपने घर का बच्चा आपको कब मानेंगे, दो कंडीशन है। सबसे पहले आपका 15 लाख से इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, इंडियन इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इनकम की। दूसरा, आप किसी घर में भी या फिर किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहे हो, यानी किसी और कंट्री में रेसिडेंट नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी है जो नाच रहा है, 50 दिन एक कंट्री में था, 50 दिन दूसरे कंट्री में, 50 दिन तीसरे कंट्री में, तो मतलब इसी तरीके से बाकी कई सारी कंट्रीज में था, तो वो कहीं का भी रेसिडेंट नहीं है। उन कंट्रीज के लॉ के हिसाब से वो वहाँ का भी रेसिडेंट नहीं है, वहाँ का भी नहीं है, वहाँ का भी नहीं है। बट चूंकि इंडियन सिटीजन था और उसकी इनकम जो है इंडिया से होने वाली, मतलब इस 50 दिन में ही वो 15 लाख से ज़्यादा कमा लिया इंडिया से, तो उस केस में इंडियन गवर्नमेंट इसको अपना लेगी, बोलेगी बेटा आजा बेटा आ जाओ मेरे घर, मैं तुमको यहाँ का रेसिडेंस देता हूँ। क्लियर है। तो ये था बेटा, बहुत सिंपल सा था, इसको बोलते हैं डीम्ड रेसिडेंट। इसके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, आ जाइए। बाकी के लिए हम लोग छोटा छोटा चार्ट है उससे ही हम लोग पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ पे आप देख लेना एक बार, इसको मैंने एक फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, आपको बहुत समझ में आएगा अच्छे से। डीम्ड रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे अच्छी बातें बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं HUF। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल, यानी कि हमारे और आपके जैसे इंसान, ह्यूमन बींग्स, और HUF के ऊपर भी सेम कंडीशन ऐसा ही कुछ लगेगा। उसमें क्या देखा जाएगा कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, होली और पार्टली भी अगर इंडिया में है तो उसको रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, अगर होली और पार्टली मतलब कुछ पोर्शन भी आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो HUF का, ठीक है, या तो होली या तो पार्टली, तो हम उसको रेसिडेंट यहाँ का मान लेंगे। अगर नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट। मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ऐसा HUF है जो कि US से कंट्रोल हो रहा है और मैनेज हो रहा है, तो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है। अगर थोड़ा सा भी पोर्शन इसका इंडिया से कंट्रोल हो रहा है या मैनेज हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो यहाँ का HUF है, वो यहाँ का रेसिडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना होगा कि सर ROR है या RNOR है। अब यहाँ पे कर्ता को पकड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपका HUF होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, कर्ता। तो कर्ता रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट इन, यानी कि वो जो दो एडिशनल कंडीशन है उसकी बात कर रहा है कि दो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 10 सालों में वो यहाँ पे रेसिडेंट रहा हो, और 730 डेज पिछले साल को छोड़ के उसके पिछले 7 सालों में वो यहाँ पे मतलब वो यहाँ पे रह रहा था। तो ये दो कंडीशन अगर दोनों ही फुलफिल हो जाएंगी तो हम उसको क्या बोल देंगे कि सर वो जो HUF है वो ROR है। अगर वो कंडीशन दोनों फुलफिल नहीं हो रही है या एक भी फुलफिल हुई, एक नहीं फुलफिल हुई, तो RNOR उसको बोल देंगे। ठीक है, तो ये था सिंपल सा HUF के लिए। अब हम लोग बात करेंगे बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब कंपनी है और दूसरा अदर देन कंपनी। तो पहले तो अदर देन कंपनी के बारे में बात कर लें। रेसिडेंट कब बोला जाएगा और नॉन रेसिडेंट कब बोला जाएगा। रेसिडेंट के लिए बहुत ही सिंपल सा है, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, ठीक है, उसके अफेयर्स का कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया से हो रहा है तो उसको बेटा हम क्या बोल देंगे, रेसिडेंट। अगर पूरा या तो थोड़ा बहुत भी इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, हम उसको बोल देंगे कि वो क्या है, वो यहाँ का रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट का बोलेंगे जब वो यहाँ से होली ना हो, होली आउटसाइड इंडिया, मतलब पूरा का पूरा बाहर हो। पार्टली भी अगर हो गया तो तुरंत इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म है ABC। ठीक है, A जो है इंडिया में रहता है, B और C जो है वो सपोज कर लो UK में रहते हैं, और सारा जो डिसीजन है वो कुल मिला के B और C ही लेते हैं। सारा जो कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर वो B और C का है। सारा जो बिजनेस में डिसीजन है वो कौन लेता है, B और C। A जरा सा भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है, यू कैन से कि वो स्लीपिंग पार्टनर है, वो स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, तो सारे डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं बेटा, UK से लिए जा रहे हैं।
सारा बिजनेस कंट्रोल और मैनेज कहाँ से हो रहा है, यूके से हो रहा है। तो भले ही ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है बट हम इसको क्या बोल देंगे, ये यहाँ का नॉन रेसिडेंट है। क्लियर है, यहाँ का वो नॉन रेसिडेंट है। अगर कुछ भी डिसीजन ए ने लिया, कुछ भी डिसीजन ए ने लिया तो हम उसको यहाँ का रेसिडेंट बोल देंगे। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं कंपनी की। तो अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा हमेशा रेसिडेंट मानी जाएगी। वो कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, यहाँ की कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, तो वो हमेशा मानी जाएगी कि वो यहाँ की रेसिडेंट है। ठीक है, फॉरेन कंपनी अगर कोई यहाँ पे आती है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि रेसिडेंट है या नहीं है। ठीक है, उसमें हम चेक करते बेटा पोयम। पोयम का मतलब क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर वो उस साल में इंडिया में था तो हम उस साल में उसको रेसिडेंट बोल देंगे। अगर वो इस साल इंडिया में नहीं था, जिस ईयर में हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं यानी कि प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, अगर वो पोयम इंडिया में नहीं था यानी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से नहीं हो रहा था, तो वो हम बोल देंगे कि वो नॉन रेसिडेंट है। क्लियर है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर द की मैनेजरियल डिसीजंस and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity are as a whole are in substance made। मतलब वो जो है कहाँ से हम ये सारे की मैनेजमेंट डिसीजन ले रहे हैं, कॉमर्शियल डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लो मीटिंग होती है, आपको मालूम है। ठीक है, मीटिंग्स होती है कंपनीज में, 15 मीटिंग हुई, शेयर होल्डर्स की 15 मीटिंग हुई, डायरेक्टर्स की 15 मीटिंग हुई। क्लियर, उसमें से 10 इंडिया में हुई। ठीक है, इंडिया में हुई, और बचा हुआ जो 5 है वो कहाँ पे हुई, फॉरेन। तो अगर आप देखो तो मोस्टली यहाँ से लिया जा रहा है डिसीजन, मोस्टली यहाँ से लिया जा रहा है, तो हम उस केस में क्या बोल देंगे, हम उस केस में बोल देंगे कि भैया जो कंपनी है वो रेसिडेंट कंपनी है, फॉरेन कंपनी रेसिडेंट है। और अगर कोई इंडियन है, इंडियन कंपनी है, तो वो तो हमेशा से रेसिडेंट मानी जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है, लोकल अथॉरिटीज़ जो होती हैं बेटा वो हमेशा रेसिडेंट मानी जाएगी। लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब क्या हो गया, जो आपकी म्यूनसिपल हैं और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें, लोकल अथॉरिटीज़ हमेशा इंडिया की रेसिडेंट मानी जाएंगी। क्लियर, ओके। तो इंडियन कंपनी के लिए कैसे हमने देखा, पोएम उसका चेक करेंगे कि वेदर द पोएम ऑफ कंपनी इज़ इन इंडिया इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर नो तो वो आपका क्या हो जाएगा, एनआर हो जाएगा। अगर येस तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेसिडेंट हो जाएगा। दूसरा, पहले आपको ये भी चेक करना होगा इंडियन कंपनी है या नहीं। तो इंडियन कंपनी अगर है तो वो हमेशा रेसिडेंट मानी जाएगी, अगर नहीं है तो फॉरेन होगी। उस केस में आपको पोएम चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए। अब सर अभी आपने बताया रेसिडेंट होता है, एक होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में भी हमने 2 कैटेगरीज देखी थी। ठीक है, 2 कैटेगरी क्या थी, एक थी ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड दूसरा था नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इस दोनों का मतलब क्या है, दोनों का कैलकुलेट करने का मतलब क्या है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा, बहुत लोगों को कभी कभी नहीं आती है। देखो अगर कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट हो गया और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया तो दुनिया भर की सारी इनकम पे उसके ऊपर यहाँ पे टैक्स लगेगा, वेदर वो इंडिया से मिल रहे, इंडिया से कमाए या फॉरेन से कमाए, हर जगह पे उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। हर कोई का इनकम जो रहेगा वो इंडिया में उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो इंडिया से होने वाली इनकम पे ही उसको टैक्स देना है। अगर वो अपनी कंट्री में कोई इनकम जनरेट कर रहा है तो उसको इंडिया में देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए आप देखते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या बोला, पहला कैटेगरी क्या है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। या तो आपको रिसीव हुआ है या तो लग रहा है कि इंडिया में आपको मिलेगा इंडिया से। दूसरा पॉइंट क्या है, इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, यहाँ देखो ये रिसीव हो रहा है, हो सकता है कमाया कहीं और होगा बट यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो उस केस में भी इंडिया में टैक्स लगेगा। दूसरा, आपने यहीं पे काम किया है, यहीं पे इनकम आपका एक्रू हो रहा है, ड्यू हो रहा है, तो वो भी हम मान लेंगे कि इंडिया की इनकम है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों इनकम जो बेटा आपकी इंडिया की है, पहला इनकम आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है पहला, दूसरा आपका यहाँ पे ड्यू हो रहा है, तो ये दोनों इंडियन इनकम है, तो ये तो सब में लगेगी। आपका रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, सब में लगेगी। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल था, मैंने देखा था आईपीएल खेलने आया था स्टीव स्मिथ। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं लिखा है, आईपीएल खेलने आए थे स्टीव स्मिथ, तो यहाँ पे इस वजह से उनका, क्योंकि यहाँ से इनकम एक्रू हो रही है, ड्यू हो रही है, तो यहाँ पे उनको टैक्स लगेगा। बट अगर कोई इनकम आउटसाइड इंडिया है
ठीक है। अगर कोई इनकम एक्रू हो रही है, देखो इंडिया के बाहर रिसीव होती है तो वहाँ पे टैक्स का कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट टू रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई इनकम आपको यहाँ से मतलब आउटसाइड इंडिया एक्रू हो रही है, आउटसाइड इंडिया एक्रू हो रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो यानी कि पहला वाला कॉलम, तो उसमें जो है अगर आपको इनकम बाहर से ड्यू हो गई तो यहाँ पे टैक्स लगेगा। इवन इफ सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड, अगर रिसीव नहीं भी हुआ है तो भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। भले ही आपने उसको यहाँ पे रिसीव करके लाया है या नहीं लाया है तो भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ड्यू हो गया, ड्यू हो गया तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। नॉन ऑर्डिनरी, जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके ऊपर भी लगेगा, लेकिन तभी लगेगा बट ओनली इफ सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब किसी ऐसे बिजनेस से आपको ये इनकम मिल रहा है जो कि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया में सेटअप हुआ है प्रोफेशन, उसका जो इनकम ड्यू हो रहा है। मान लो कोई यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, वो जाके फॉरेन में इंडिया के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, तो भले ही काम वहाँ पे हो रहा है, ड्यू वहाँ पे हो रहा है, बट चूंकि कनेक्शन जो है वो बिजनेस इंडिया का ही है, तो उस केस में आपके ऊपर यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। क्लियर? अगर फॉरेन का कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इनकम ड्यू करा रहा है तो उस पर नहीं लगेगा। फॉरेन का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इनकम दे रहा है तो उस पर नहीं लगेगा। बट यहाँ पे देखो कोई भी हो, बिजनेस इंडिया का हो फॉरेन का हो, लगेगा। बट यहाँ पे फॉरेन की इनकम पे आउटसाइड इंडिया की इनकम पे तभी लगेगा जब आपको वो इनकम ऐसे बिजनेस से मिल रहा है जो कि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, ऐसे प्रोफेशन से मिल रहा है जो कि इंडिया में सेटअप है, तो उसकी वजह से लगेगा, अदरवाइज कभी नहीं लगेगा। मान लो कोई ऐसा इंसान है जो कि एप्पल से इनकम कमाता है, ठीक है, एप्पल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एप्पल कंपनी है, उससे इनकम मिल रही है उसको, तो उस केस में टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा रेसिडेंट एंड बट नॉट रेसिडेंट के केस में। बट अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में नहीं लगेगा। बट अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट से आरओआर है तो उस केस में बेटा लग जाएगा, ठीक है। तो यही मेजर डिफरेंस है आर एनओआर के लिए और आरओआर के लिए, ठीक है। नॉन रेसिडेंट है तो नहीं लगेगा, फॉरेन इनकम पे कभी नहीं लगेगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आरओआर है, आर एनओआर है, फॉरेन इनकम आ गई उसके पास, ठीक है, तो ये तो हमेशा देगा। ये नहीं देगा सब्जेक्ट टू कि अगर किसी इंडियन बिजनेस से उसको इनकम मिली है तो उसको बेटा देना पड़ेगा इंडिया में टैक्स, अदरवाइज देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में यही छोटा सा एक डिफरेंस है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे समझ में आएगा। रेंट फ्रॉम हाउस इन मुंबई, तो बेटा सबको देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में इनकम मिल रही है। दूसरा क्या है, रेंट इनकम फ्रॉम हाउस इन बॉस्टन, जो कि यूएस में रिसीव हुई है, तो अगर यहाँ का रेसिडेंट है तो बेटा उसको देना पड़ेगा। और देखो आरएनओआर और नॉन रेसिडेंट के केस में इसमें नहीं देना है, ठीक है, इसमें नहीं देना है, तो इन दोनों के केस में नहीं देना है। इंडिया में कोई सेविंग बैंक अकाउंट है, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो रेसिडेंट को तो देना होगा, आरएनओआर को भी देना होगा जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और नॉन रेसिडेंट को भी यहाँ पे देना होगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया से होने वाली इनकम है, दैट इज वाई। और अगर कोई इंटरेस्ट सेविंग बैंक पे अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी यूएस में रिसीव हो रहा है, तो इंडियन है तो बेटा उसको लगेगा। बट आरएनओआर है और नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में नहीं लगेगा। कैपिटल गेन हो रहा है अगर हम किसी इंडियन कंपनी का शेयर बेच रहे हैं तो रेसिडेंट के केस में तो लगेगा, इन सब के केस में लगेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनी है। बट अगर वही फॉरेन कंपनी है, एप्पल का अगर हम शेयर बेच दें और जो कंसिडरेशन है वो यूएस में मिल रहा है, कंसिडरेशन अगर इंडिया में मिलता तो टैक्स लग जाता, कंसिडरेशन आपको कहाँ मिल रहा है, यूएस में रिसीव हो रहा है, तो इसके केस में तो लगेगा, बाकी दोनों के में नहीं लगेगा। आई होप को समझ में आया होगा आपको। और फिर कोई डाउट आता है तो आप हमसे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।